नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की यह प्रमुख 6वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज, यानी कि साइन लैंग्वेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साइन लैंग्वेज को हिंदी में संकेत भाषा बोला जाता है। जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि साइन लैंग्वेज होता क्या है। आप लोग दूरदर्शन में पहले देखते होंगे कि एक न्यूज एंकर होते थे जो कि बिना बोले हाथों के इशारों संकेतों के माध्यम से न्यूज को कन्वे करते थे। वो न्यूज मुख बधिर लोगों के लिए होता था, यानी जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, इसलिए उनको संकेतों के माध्यम से न्यूज जो था वो कन्वे किया जा रहा था। तो हमसे इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि देयर इज ओनली वन साइन लैंग्वेज, यानी कि केवल एक ही संकेत भाषा है, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने विकल्प होते हैं हमेशा निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, साइन लैंग्वेज इज फॉर ऑल लर्नर्स, यानी कि कहा जा रहा है कि साइन लैंग्वेज जो है वो सभी शिक्षार्थियों के लिए, तो सभी शिक्षार्थियों के लिए नहीं है। जब कोई बच्चा सुन सकता है, बोल सकता है, तो फिर वो साइन लैंग्वेज का यूज क्यों करेगा? ये तो मजबूरी है ना कि जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, उसके लिए साइन लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी शिक्षार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि मुख बधिर लोगों के लिए होता है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव अ ग्रामर। कहा जा रहा है कि साइन लैंग्वेज का अपना कोई ग्रामर नहीं होता है। ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको हिंदी भाषा में समझा रहा हूं, जो कुछ भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आप एग्जैक्टली वही समझ पा रहे हैं। कैसे ये पॉसिबल है? जिस व्याकरण के नियमों के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं वही व्याकरण आपने भी पढ़ा होगा, तभी ये पॉसिबल है कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैं भाव बताने की कोशिश कर रहा हूं, वही भाव वही अर्थ आप समझ पा रहे हैं। ये ग्रामर की वजह से होता है। अब जब साइन लैंग्वेज का कोई ग्रामर ही नहीं होगा तो अगला बच्चा कैसे समझेगा कि इस सिंबल का क्या मतलब है? यानी कि प्रत्येक सिंबल का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ये कौन तय करता है? ये ग्रामर तय करता है। यानी किसी भी भाषा जिसमें कम्युनिकेट की जा रही है, चाहे वो साइन लैंग्वेज ही क्यों ना हो, उसका अपना भी ग्रामर होगा। तभी तो अगला बंदा समझ पाएगा कि हाँ, क्या सिंबल बनाया जा रहा है, उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है इन सब का, तभी तो समझ पाएगा। यानी साइन लैंग्वेज है ग्रामर, यानी साइन लैंग्वेज का भी अपना ग्रामर होता है, अपना व्याकरण होता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, यानी कि कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा रिकमेंड, यानी इसकी अनुशंसा नहीं की गई है। प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, उत्तर भी निगेटिव ही होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। दिया गया कि स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज ऑप्शनल लैंग्वेज। ध्यान से समझिए भाषा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहता है। देखिए, हमारे देश में अभी 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जिसके अंतर्गत पहले बच्चे को उसकी मदर टंग और उसके बाद से आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद से अब हमारे देश में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है, जिसमें पहला लैंग्वेज उसकी मदर टंग हो जाएगी, दूसरा लैंग्वेज आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश हो जाएगा, और तीसरा लैंग्वेज जो होगा वो फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगा। तीसरा लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज हो जाएगा, और ये तीनों कंपलसरी है। इन तीनों लैंग्वेज में कोई भी ऑप्शनल नहीं है, यानी कि कोई भी बच्चा छोड़ नहीं सकता है। लेकिन इसके अलावा एक सांस्कृतिक लैंग्वेज, जिसे हम लोग क्लासिकल या फिर कल्चरल लैंग्वेज कहते हैं, उसको एक ऑप्शन के तौर पर पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन कहने का मतलब कि बच्चा अगर इच्छा रखता है तो वो पढ़ेगा, अगर इच्छा नहीं रखता है तो वो नहीं पढ़ेगा। यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज या फिर एक तरीके से कल्चरल लैंग्वेज जो होगा वो ऑप्शनल होगा। अब यहां पर देखिए, फॉरेन लैंग्वेज जो है ये ऑप्शनल तो नहीं है, इन तीनों में से ऑप्शनल नहीं है, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज में कई ऑप्शंस बच्चे को दिए जाएंगे। जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, इसी प्रकार से कई विदेशी भाषाओं के उसके पास ऑप्शन होंगे। अपनी रुचि के हिसाब से वो किसी एक ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज ऑप्शनल लैंग्वेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि सांस्कृतिक भाषा या फिर जो क्लासिकल लैंग्वेज होगा वो एक ऑप्शन के तौर पर होगा। बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़े, अन्यथा उस पर जबरदस्ती जोड़ नहीं होगा। विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एज ऑप्शनल लैंग्वेज, ये भी बात बिल्कुल सही है। यहां पर यह नहीं कहा जा रहा कि 3 में से ऑप्शन चुनना है, जैसे कि मदर टंग, इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज में से ऑप्शन की बात नहीं की जा रही है। फॉरेन लैंग्वेज में से ऑप्शन की बात की जा रही है, जैसे कि विदेशी भाषा में जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया, थाई हो गया, कई सारे लैंग्वेज के ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन बच्चे को चुनना होगा। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव होगी, हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तीसरा देखिए,
फ्लेक्सिबल इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, बिल्कुल सही बात है। फ्लेक्सिबल इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए मातृभाषा की बात की जा रही है, आंग्ल भाषा की बात की जा रही है और फॉरेन लैंग्वेज की बात की जा रही है। तो इंग्लिश तो सबको कंपलसरी पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन मातृभाषा जो है, जो मदर टंग है, वो बच्चे का अलग अलग हो सकता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश का बालक है तो इसकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, पंजाब का कोई बालक है तो उसके लिए मातृभाषा पंजाबी हो सकती है, उड़ीसा का कोई बालक है तो उसके लिए मातृभाषा उड़िया हो सकती है, साउथ का कोई बालक है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक हो सकती है। इसी प्रकार से फॉरेन लैंग्वेज की बात करें तो उसमें भी कई ऑप्शंस मिलेंगे और बच्चे के रुचि के हिसाब से एक ऑप्शन चुना जाएगा, बच्चा खुद चुनेगा। तो ये फ्लेक्सिबल है, तभी तो उसको अलग अलग ऑप्शंस दिए जा रहे हैं मातृभाषा में और एक तरीके से फॉरेन लैंग्वेज को चुनने में। इसी को तो फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। यानी ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्टेज ऑफ स्कूलिंग। यानी कि कहा जा रहा है कि स्कूलिंग के प्रत्येक चरण पर जो इंस्ट्रक्शन का माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा। तो ये विकल्प गलत है। बच्चे के संदर्भ में कक्षा 1 से 8 तक यानी शुरुआती जो शिक्षा होती है प्राइमरी और अपर प्राइमरी की, जहां तक संभव है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात लाइन एग्जैक्टली ये मेंशन किया गया है कि जहां तक संभव हो 8वीं तक जो इंस्ट्रक्शन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, यानी जो भाषा होनी चाहिए वो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी होनी चाहिए। विकल्प गलत हो गया चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर इन अ रीडिंग क्लास asks her learners to stop after reading half of the text and then ask them to predict what would happen in the rest of the text and solve the problem. What does she try to promote? कहा यह जा रहा है कि एक लेख के आधे भाग को शिक्षार्थियों के सामने टीचर जो है वो पढ़ती है और आधे भाग को वो छोड़ देती है और बच्चे को प्रिडिक्ट करने के लिए यानी अनुमान लगाने के लिए बोलती है कि इसका आधा भाग क्या हो सकता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोलती है। तो ये किस प्रकार किस कौशल को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है टीचर के द्वारा, ये हमसे बोला जा रहा है। प्रिडिक्ट करना यानी अनुमान लगाना। दिए गए विकल्प में देखिए, ह्यूरिस्टिक का मतलब भी होता है अनुमान लगाना, खोजना। तो ऑप्शन नंबर 1 ह्यूरिस्टिक स्किल को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोमिला देवी इज रीडिंग अ मेडिकल रिपोर्ट ऑफ हर फ्रेंड, शी वांट्स टू फाइंड द रीडिंग ऑफ शुगर लेवल ऑफ हिज फ्रेंड, व्हाट डज शी डू इन हर रीडिंग। ध्यान से समझिएगा, रोमिला देवी एक महिला जो है वो क्या करती हैं, अपने मित्र की, अपने फ्रेंड के मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ती हैं और उसमें से शुगर लेवल को वो ढूंढ रही हैं, शुगर लेवल को ढूंढ रही हैं। तो इस प्रकार का जो पठन है ये क्या बोला जाएगा। देखिए किसी एक, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट इस प्रकार से कुछ होगा, इसमें जो शुगर लेवल होगा यहाँ पर डिजिट्स में कुछ रेंज लिखा गया होगा। तो यहाँ पर शुगर लेवल को ढूंढना यानी कि पूरे लेख में से पर्टिकुलर किसी पॉइंट को ढूंढना, इसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं। पूरे लेख में से अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट को, किसी एक बिंदु को खोजने की बात आएगी तो उसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं, यानी सर्च करना बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है स्कैनिंग, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच लिसनिंग प्रोसेस एडॉप्ट्स फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, यानी कि कौन सा लिसनिंग का प्रोसेस इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। पहले यहां पर स्टेटमेंट दिया गया, पढ़ लीजिए। लिसनिंग टू द मेन आइडिया, यानी सबसे पहले मेन आइडिया थीम की बात की जा रही है। प्रिडिक्टिंग यानी अनुमान लगाना। ड्रॉइंग इंटरफियरेंसेज एंड समराइजिंग। ध्यान से समझिए, यहां पर मैं अगर एक वर्ड लिखता हूं मोटिवेशन लिखता हूं, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो कहा क्या जा रहा है कि मेन आइडिया से शुरू किया गया। मेन आइडिया क्या था, मोटिवेशन ही तो मेन आइडिया है, बाकी ये तो इसके पार्ट हो गए ना। यानी मेन आइडिया से शुरू करके फिर प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर मेन आइडिया के बाद से ये प्रिडिक्शन है कि इसका अनुमान है कि ये क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो मेन आइडिया से जब भी शुरू किया जाएगा और नीचे की तरफ चला जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप डाउन लिसनिंग अप्रोच बोलते हैं। टॉप डाउन यानी कि मेन आइडिया क्या था, मेन आइडिया मोटिवेशन था, मोटिवेशन से मैं शुरू कर रहा हूं और नीचे की तरफ चल रहा हूं, तो इसे हम लोग टॉप डाउन लिसनिंग अप्रोच बोलते हैं। यानी जब पूर्ण से संपूर्ण से अंश की तरफ चलने की बात की जाएगी, मेन आइडिया क्या हो गया, उसका संपूर्ण अर्थ हो गया और उससे अब अंश की तरफ चलने की बात होगी, तो इसे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक शब्दावली है। देखिए दो प्रकार के स्किल होते हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से 2 प्रोडक्टिव स्किल होते हैं और प्रोडक्टिव स्किल से जुड़े हुए शब्दावलियों को प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं या फिर उत्पादक शब्दावली कहते हैं। और एक होता है रिसेप्टिव स्किल और उससे जुड़े हुए शब्दावलियों को हम लोग रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहते हैं या फिर ग्राह्य शब्दावली कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब मैं
सुनने की बात कर रहा हूं, तो आप मेरी आवाज को अपने मोबाइल में सुन पा रहे हैं, तो सुन करके आप मेरे अर्थ को समझ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों का अर्थ रिसीव कर रहे हैं। तो अर्थ रिसीव करना यानी ये रिसेप्टिव स्किल है। जब मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं नीरज, ध्यान से समझिएगा, मैंने यहां पर एक शब्द लिखा नीरज, तो मैं इस शब्द को लिख करके प्रोड्यूस कर रहा हूं और आप अपने स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर इस समय नीरज शब्द को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना होता है जो, वो रिसेप्टिव स्किल होता है। ठीक है, पढ़ना और सुनना रिसेप्टिव स्किल, और इसके अंतर्गत जो शब्दावली आएगी उसे हम लोग रिसेप्टिव वोकैबुलरी कहेंगे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा, जब मैं बोल रहा हूं तो बोल करके शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी उत्पादन कर रहा हूं शब्दों का। जब मैं लिख रहा हूं, यहां पर नीरज लिख रहा हूं, तो लिख करके इस नीरज शब्द को प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो बोलना और लिखना ये प्रोडक्टिव स्किल है, और इस स्किल के अंतर्गत जिस शब्दावलियों का प्रयोग किया जाएगा वो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहा जाएगा, यानी उत्पादक शब्दावली कहा जाएगा। यानी कि जो विकल्प लिखने की और बोलने की बात करेगा वही विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं, पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि विच वर्ड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज हियर। हियर मतलब कि सुनना, तो सुनना तो रिसेप्टिव स्किल है, लेकिन प्रश्न हमसे प्रोडक्टिव के बारे में पूछा गया था, विकल्प गलत हो गया। वर्ड्स नोटिस्ड व्हेन वी रीड बियॉन्ड द लाइन्स। रीड यानी पढ़ने की बात की जा रही है, पढ़ना तो रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि पढ़ करके आप अर्थ को ग्रहण करते हैं, वो रिसेप्टिव स्किल है। प्रश्न हमसे प्रोडक्टिव के बारे में पूछा गया, विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, वर्ड्स विच आर न्यू टू द रीडर। रीडर यानी कि जो पढ़ने वाला है, पढ़ करके आप अर्थ ग्रहण करेंगे, पठन के बारे में बोला जा रहा है, ये रिसेप्टिव स्किल है। प्रश्न हमसे प्रोडक्टिव के बारे में पूछा गया, विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। राइटिंग का मतलब होता है लिखना और स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, यानी कि जो लिखने और बोलने में शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है उसे ही प्रोडक्टिव स्किल बोलते हैं। लिखना और बोलना जो होता है वो प्रोडक्टिव स्किल है, और प्रोडक्टिव स्किल के अंतर्गत जो शब्दावलियां आएंगी उसे ही तो प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंडरस्टैंडिंग हाउ अ ग्रामेटिकल फॉर्म इज एंड अप्लाइंग द सेम इज नोन एज। यानी कि किसी एक ग्रामर के स्ट्रक्चर को समझना और उसको अप्लाई करना, यानी उस नियम को दैनिक जीवन में उपयोग करना, ये क्या कहलाता है। देखिए, ग्रामर का स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश भाषा की मैं बात करूं, तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है, उसके बाद से क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पढ़ा रहा हूं यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो क्या हो जाएगा, आई एम, और रहा हूं यानी कि आईएनजी फॉर्म आएगा वर्ब का, यानी कि रीड, टीच हो जाएगा। टीच का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा। और उसके बाद से यू फॉर सीटेट, तो देखिए ये पूरा हो जाएगा कि आई एम टीचिंग यू फॉर सीटेट। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, और इस स्ट्रक्चर को समझ करके आप अपने दैनिक जीवन में इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। इसे किस प्रकार का नॉलेज कहा जाता है, तो इसे प्रोसीजरल नॉलेज कहा जाता है, यानी कि चरण दर चरण आप चीज़ों को सीख रहे हैं और उसके बाद से डे टू डे लाइफ में उसका यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस होता है, प्रोसीजरल नॉलेज होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग। यानी कि प्रोसेस अप्रोच, लेखन में कौन कौन से स्टेजेस जो है वो इन्वॉल्व हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रोसेस अप्रोच किसे कहते हैं, जैसे कि जब भी लिखने की बात आएगी, लेखन का मतलब क्या होता है, लिख करके अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करना। यानी कि सबसे पहले मौलिक विचारों को किस टॉपिक में लिखना है, इसको लेकर के सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। उसके बाद से मोटा मोटी आउटलाइन तैयार किया जाता है। आउटलाइन में क्या होता है कि कितना हमें लिखना है, उसकी बाउंड्री सेट करते हैं कि पूरा एक किताब लिखना है, या फिर उस पर आधारित 500 शब्दों में उसको समराइज करना है, या फिर उसको एक पैरा में लिखना है। ये आउटलाइन में बाउंड्री सेट किया जाता है। उसके बाद से ड्राफ्टिंग की जाती है कि हमें हेडिंग क्या लिखना है, उसके अंदर सब हेडिंग क्या होगा। उसके बाद से उसको रिवाइज किया जाता है, यानी कि उसमें कहीं एरर तो नहीं है, और अगर एरर है तो प्रूफ रीडिंग के माध्यम से उसको करेक्शन किया जाएगा, और अंत में फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ये होता है पूरा प्रोसेस। यानी प्रोसेस शुरू किससे हुआ, ब्रेन स्टॉर्मिंग से, यानी मानसिक उद्वेलन से, विचारों की उत्तेजना से। चारों विकल्पों में देखिए, एक ही विकल्प में केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग से स्टार्ट किया गया, बाकी के 3 विकल्प तो आपको ऐसे ही गलत हो गए। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, उसके बाद से आउटलाइनिंग, फिर ड्राफ्टिंग, फिर रिवीजन, फिर प्रूफ रीडिंग एंड राइटिंग फाइनल ड्राफ्ट। ये होता है चरण। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच टाइप ऑफ राइटिंग डज द फॉलोइंग राइटिंग टास्क
कम अंडर, यानी कि यहां पर एक राइटिंग टास्क दिया गया है, ये किस प्रकार के टास्क के अंतर्गत आएगा ये हमसे पूछा जा रहा है। जल्दी से पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इमेजिन यू आर द पर्सन अरविंद इन द स्टोरी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग ऑन द डे ऑफ। यानी कि कहा जा रहा है कि आप कल्पना करिए कि आप कहानी के अरविंद नामक कैरेक्टर हैं, आप वो हैं नहीं एक्चुअल में, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप कल्पना कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से ये कल्पना करने के बाद से आप अपने मित्र को अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करते हुए एक लेटर लिखिए। तो ये इस प्रकार का जो टास्क होता है वो क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जब भी हम किसी कैरेक्टर को मान करके अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो इसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क बोलते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर मैं हूं नहीं, उस कैरेक्टर को मानते हुए अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं। इसे हिंदी में बहिर्वेशन लेखन कहते हैं, बहिर्वेशन लेखन कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में एक्स्ट्रापोलेटिव कहा जाता है। यानी कि जो कैरेक्टर मैं नहीं हूं उस कैरेक्टर को मानते हुए अगर मैं राइटिंग कर रहा हूं तो उसे हम लोग एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग टास्क कहेंगे। विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट डज स्कूल बेस्ड असेसमेंट अटेम्प्ट टू अचीव, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट का प्रयास क्या कुछ प्राप्त करने का होता है। ध्यान से समझिएगा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या हो गया। जैसे कि आप इसको रियल एग्जांपल से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यूपी बोर्ड में जो 70 नंबर का जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, यानी बोर्ड परीक्षा होता है, वो यूपी बोर्ड लेता है। लेकिन जो 30 अंक का प्रत्येक सब्जेक्ट में इंटरनल असेसमेंट होता है वो स्कूल आधारित होता है, यानी स्कूल के माध्यम से वो असेसमेंट किया जाता है। तो वही हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या अचीव करने का प्रयास करता है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इट डज नॉट टेक लर्नर इनटू कंसिडरेशन, यानी कि ये बच्चों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया ना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट यानी स्कूल के द्वारा जो वहां के टीचर हैं उनके द्वारा असेसमेंट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, तो वो प्रत्येक शिक्षार्थी की कमियों और उनकी क्या खूबियां उसके बारे में जानते हैं। कौन बच्चा सुन नहीं सकता, कौन बच्चा देख नहीं सकता, वहां के इंडिविजुअल टीचर के द्वारा इंडिविजुअल बच्चों के बारे में जाना जा रहा है, यानी वो उनके बच्चों की कमियों को ध्यान में रखेंगे। और ये विकल्प कह रहा है कि ये उनके बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, इट टेक्स अवे द एग्जामिनेशन बोर्ड अथॉरिटी, यानी कि कहा जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन बोर्ड के अथॉरिटी को डिसाइड करता है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। जब मूल्यांकन विद्यालय आधारित हो रहा है तो उसमें एग्जामिनेशन बोर्ड कहां से आ गया, यूपी बोर्ड की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इट इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ टीचर एंड द स्कूल, कहा जा रहा है कि ये स्कूल और शिक्षकों के वर्कलोड को बढ़ाता है। तो शिक्षक की बात ही नहीं होनी चाहिए कि उसका वर्कलोड बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, क्योंकि आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं। बालक केंद्र में उसके बाद टीचर को क्या कठिन लग रहा है, क्या मुश्किल लग रहा है, क्या उसके लिए आसान है, क्या कठिन है, इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, इट प्रमोट्स द टीचर्स एंड लर्नर्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, यानी कि ये स्वतंत्रता प्रदान करता है स्कूल के शिक्षकों को और वहां के शिक्षार्थियों को स्वायत्त होने के लिए, यानी स्वतंत्र होने के लिए। किससे? बोर्ड से। जाहिर सी बात है, जब मूल्यांकन विद्यालय आधारित हो रहा है तो बोर्ड का कोई रोल है नहीं, यानी जो वहां पर टीचर है और जो शिक्षक है वो कहीं ना कहीं ऑटोनोमस हो रहे हैं, स्वायत्त हो रहे हैं। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।